गुड मॉर्निंग माय आर्मी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। और हमारा चल रहा था साइंस का सेकंड चैप्टर अमल क्षार एवं लवण। इसमें हम 2 लेक्चर कर चुके थे। दोनों लेक्चर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पीएच स्केल की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारी लाइफ में इसका यूज क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपने ये 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले ये देख के आए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे ये कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लिए तो और अपनी लाइक कीजिए। फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक पीएच स्केल की तरफ। आइए, ठीक है। कॉफ़ी पेन उठा लीजिए। हम ये सारी क्रियाएं कर चुके थे और अब हमारा बचा है इसमें पीएच स्केल। ये आ गया हमारा टॉपिक पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है, इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है, राइट। तो पीएच स्केल एक साइंटिस्ट थे सोरेंस नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। सोरेनसन ने पीएच स्केल को, और ये 1990 में इन्होंने दिया था। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तब हमारे पास अम्ल को पहचानने के तीन परिभाषा दी गई थी कि लिटमस से पहचानेंगे, खट्टे होंगे उससे पहचानेंगे, और H+ आयन से पहचानेंगे, है ना। ये 3 डेफिनेशन के बाद भी हमें पीएच स्केल की ज़रूरत पड़ी। तो इसके लिए हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? तो देखो मेरे बच्चों, हम ये तो पता लगा लेंगे उनसे कि वो अम्ल होगा या क्षार होगा। H+ आयन से लगा लेंगे, लिटमस से लगा लेंगे, और खट्टे होंगे तो स्वाद से टेस्ट करके लगा लेंगे कि वो अम्ल होगा या क्षार होगा। बट ये कैसे पता लगा पाएंगे कि ये दुर्लभ अम्ल होगा या प्रबल अम्ल होगा? तो इसके लिए ही हमें पीएच स्केल की आवश्यकता पड़ी। ये पीएच स्केल होता है जिस पे 0 से लेके 14 तक के नंबर अंकित होते हैं, बीच में 7 होता है, ठीक है। इस 7 को उदासीन बोला जाता है, उदासीन पॉइंट बोला जाता है ना। और ये 14 होता है, ये 0 होता है। जो इधर को चलती है रेखा तो वो अम्लीय होता जाता है, और इधर को चलती है तो क्षारीय होता जाता है। तो समझिए इसको। आइए, तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, है ना। पीएच में पी यानी पुशांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, अगर यानी पावर होता है, ठीक है। पीएच अगर 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन। अगर 7 से कम है तो कैसा होगा? अम्लीय। अगर 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा? क्षारीय। तो हमारा ये एक पीएच स्केल मिल जाता है। इस पे 0 से और 14 तक के अंक अंकित होते हैं। यहाँ पे 7 होता है मध्य में, और इससे इधर को चलते हैं तो क्षारीय, और इधर को चलते हैं तो अम्लीय होता है, ठीक है। क्लियर? तो देखो, ये क्लियर हो गया कि 7 से बड़ा होगा तो क्षारीय, और 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 होगा तो उदासीन। तो समझिए इसको दुर्बल अम्ल। अब देखो प्रबल अम्ल। अब यहाँ पे जो अगर 7 के हैं और ये दुर्बल है, H+ आयन की सांद्रता, है ना। तो इसके इस अकॉर्डिंग हमने पता लगाया कि दुर्बल कौन सा होगा और प्रबल कौन सा होगा, ठीक है। और इसी प्रकार दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार, इनमें भी तो प्रबल अम्ल में देखो कौन कौन सा आएगा? HCl, H2SO4, HNO3, और दुर्बल में CF3COH, H2CO3, ठीक है। दुर्बल क्षार में देखो NH4Cl अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके प्रबल क्षार हो जाएंगे, ठीक है। OH-, अगर मैंने देखो अभी बताया, अगर इधर को बढ़ रही है 0 की तरफ बढ़ रही है, टेंड्स टू 0 की तरफ चल रहा है, बढ़ती है तो इसकी अम्लीय प्रकृति होगी। अगर इधर को बढ़ रही है तो क्या होगी? क्षारीय प्रकृति। बीच में होगा न्यूट्रल यानी उदासीन, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता में वृद्धि हो रही है, इसकी कमी हो रही है, ओके। अगर H+ की में वृद्धि होगी तो OH- की में कमी होगी। सिंपल सी बात है, अगर OH में वृद्धि हो रही है तो H+ में कमी होगी। तो ये था हमारा पीएच स्केल का मेजरमेंट कि किस प्रकार से क्या करना था और
किस प्रकार से हमने पता लगाया कि कौन सा अम्ल प्रबल होगा, कौन सा दुर्बल होगा, राइट। अब हम समझेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। पीएच का महत्व क्या है। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर में 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। 7 से और 7.8, तो 7 तो होता है उदासीन, 7.8 चल जाएगा क्या, क्षारीय। तो हम कहते हैं कि हमारा शरीर में लगभग क्षारीय रूप का होता है ना। वर्षा के जल का पीएच कितना होता है, 5.6 से कम, यानी 5.5 के समथिंग या 5.6 से अगर जैसे ही कम होता है 5.6 से, तो उसे क्या कहेंगे हम कि अम्ल वर्षा हो रही है। क्या कहेंगे कि अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो इसका मतलब 5.6 के अराउंड में इसका होता है। ओके, अब देखो मिट्टी का पीएच में कैसे याद रखेंगे। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच के प्रास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक होता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं और उसको उदासीन की कंसंट्रेशन में अवस्था में लेके आते हैं, और जिससे उसका उत्पादन अच्छा हो सके। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे उदर स्टोमच जो उदर होता है, अमाशय होता है, उसमें HCl एसिड पाया जाता है। HCl एसिड पाया जाता है जो भोजन पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण पेट में दर्द व जलन का अनुभव होता है। कभी कभार अपच हो जाती है तो इसका मतलब है कि अम्ल ज़्यादा स्त्रावित हो गया है अमाशय में, तो वो जलन और अपच का कारण बन जाती है। तो हम कहते हैं उसके लिए सोडा या ऐसे कुछ चीज़ दे देते हैं कि सोडा वो क्या होता है, एंटी एसिड होता है। तो जब जैसे ही अम्ल में एसिड अम्ल है उसमें जैसे ही क्षारीय कोई चीज़ जाएगी तो उसको उदासीन बना देगी, और उदासीन बना देगी तो फिर से वही स्थिति में आ जाएगा। उदर में दर्द का जन्म अनुभव होता है। इस दर्द को मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, और जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, है ना। पीएच स्केल के दंत छः। अब देखो दंत छः का समझते हैं। अब रोज़ आप कोलगेट करते होंगे, ब्रश करते होंगे, आखिर क्यों जरूरत पड़ती है ब्रश और कोलगेट करने की। हमारा मुँह का पीएच कितना होता है, 5.5 होता है ना। अगर 5.5 से कम होता है, यानी अम्लीय होने लगता है, 5.5 अम्लीय ही होता है, और जब इसका कम होने लगता है तो हमारे दांतों का क्षय होना शुरू कर जाता है, यानी दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। वैसे तो हमारी जो लार होती है वह क्षारीय प्रकृति की होती है, लेकिन वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बट जिस ज़्यादा जब मिल्क ज़्यादा जब वो हो जाता है अम्ल उत्पादन, तो उसको फ्री कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि दांतों का एनिमल यानी कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर सबसे कठोर पदार्थ होता है, और ये जल में घुलता नहीं है। लेकिन मुंह की पीएच की मात्रा 5.5 से कम होने के कारण संचारित होने लग जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आदेश की मात्रा को उदासीन किया जाता है। यानी जो भी टूथपेस्ट करते हैं, यानी झाग देने वाले जो भी टूथपेस्ट होते हैं, तो उनमें क्षार पाया जाता है, और क्षार के जब अम्ल ज़्यादा होता है तो क्षार से हम जैसे दंत मंजन करते हैं तो वो उसके उदासीन में हो जाता है, और हमारे दांत एकदम सही रहते हैं, है ना। नीम की दातुन भी करते हैं, तो नीम की दातुन में भी क्षार का रस पाया जाता है, इसलिए वो भी इफ़ेक्टिव होती है अम्ल को कम करने के लिए, ठीक है। तो पौधों एवं पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षण है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है ना। मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है मधुमक्खी का, जैसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। कि बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षारीय होता है, तो उसको जैसे ही लगाते हैं तो उसका जो अम्ल का इफेक्ट है जो क्षारीय से मिलाने पर कम हो जाता है, जिससे हमारे वो दर्द का अनुभव कम होता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथोनिक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इस इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की उत्पत्ति रगड़ कर किया जाता है। हम एक पौधे का नाम सुना होगा नेटल जिसको शरीर पर रगड़ते हैं तो हमारी जलन उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न हो जाती है। और उसी के पास जब यह नेटल पौधा होता है ना, उसी के पास एक डॉग पौधा होता है। अब जैसे उस नेटल के अगर शरीर पर रगड़ा और जलन पैदा हुई, अगर उसी की पत्ती को नेटल के ऊपर रगड़ लेते हैं जहाँ पे शरीर, तो उसकी से रगड़ने से उसको इलाज कब हो जाता है, ठीक है। अब देखो लवणों का पीएच, अम्ल का देख लिया, अब लवण का देखो।
प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक उदासीन हो जाएंगे तो पीएच कितना हो जाएगा 7। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक, तो मैंने कहा जो प्रबल होगा तो वो प्रबल अम्लीय हो जाएगा, है ना, अम्लीय हो जाएगा, पीएच यानी 7 से कम। प्रबल क्षार यानी अम्ल, पीएच कितना हो जाएगा 7 से अधिक। ठीक है, ये तो मैं सेकेंड लेक्चर में आपको समझा चुका था। साधारण नमक से रसायन, देखो साधारण नमक से कौन कौन से रसायन बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, है ना, धोने का सोडा क्या होता है Na2CO3.10H2O, है ना। और प्लास्टिक ऑफ पेरिस, ये तो खूब नाम सुना होगा, प्लास्टर, तो ये होता है COSO4.12H2O। ठीक है, ओके। तो ये देखो, अब आते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एक को करके पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में NaCl के जलीय विलयन में जब जल से प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। NaCl को जब जल से प्रवाहित करेंगे तो NaOH और Cl2 प्लस H2 ये हमारा निकल जाती है। ठीक है, तो NaCl को जब जल से मिलाते हैं जल में तो NaOH Cl2 H2, एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस, और कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। उपयोग, अब NaOH का उपयोग भी तो पढ़ेंगे। उपयोग होता है H2 ईंधन यानी ईंधन मार्गीन में, Cl2 जल का स्वच्छता में, PVC CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन में। ठीक है, आगे देखो, इस्पात की सिपाही औषधिया में, NaO धातु से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए, है ना। Cl2 प्लस NaOH विरंजक चूर्ण घरेलू विरंजक वस्त्र के लिए। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण में देखो, नेक्स्ट है हमारा व्यंजक चूर्ण। शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH का ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। कैसे होता है, CaOH के ट्वाइस पर जब क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो CaOCl2 प्लस H2 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र व लिनन के उपयोग के लिए किया जाता है ना। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए, है ना। रासायनिक उद्योग में, है ना, पीने वाले जल को रसायनों के कीटाणुओं से मुक्त करते हैं तो हम उसमें व्यंजक चूर्ण डाल देते हैं। अब बेकिंग सोडा, ये ही एक खाने का भी सोडा होता है। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा ही खाने का सोडा होता है। ये एक दुर्बल बेकिंग सोडा NaCl और H2SO4, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 से मिलाते हैं NH4Cl प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा बनता है ना। तो ये एक दुर्बल असंचारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। कभी आपने समोसे खाए होंगे ना, तो समोसे में बेटा क्या करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं। बेकिंग सोडा मिलाने से वो कुरकुरे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं, तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसका यूज देख लीजिए। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा पर टार्टरिक एसिड, इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है। ये इसमें ये मुलायम स्पंजी हो जाता है। ये एंटी एसिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निमाशक में किया जाता है। धोने का सोडा, ये आपको याद करने हैं और इनके कंप्लीट आपको फॉर्मूले भी याद करने होंगे कि उनसे पूछ सकता है कि धोने का सोडे का सूत्र बताइए एग्जाम में, इसका उपयोग बताइए, इस कैसे बनता है, रिएक्शन बताइए। इन तीन एक टॉपिक पर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी धोने सोडे का पहले तो पूछ लेगा कि सूत्र बताइए, है ना, पूछ लेगा कि इसका फॉर्मेशन बताइए कि बनता कैसा है, फिर इसके पूछ लेगा कि यूज बताइए, इसका यूज क्या है ना। तो मैंने तीनों को अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, तो आपको ये कंप्लीट याद करने ही होंगे। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट है ये, इसके पुनः क्रिस्टलीकरण किया है H2O से रिएक्शन की तो क्षारीय एक लवण प्राप्त होता है Na2CO3 10H2O, राइट। इसका उपयोग कांच में, साबुन, कागज से उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी होता है। इसका उपयोग घरों में सफाई के लिए भी होता है। जल स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो सब जानते हैं। जब हम एक्सीडेंट हो जाते हैं तो हमें प्लास्टर चढ़ाया जाता है जिप्सम मिला के, तो है ना। इसमें क्या होता है, COSO4 हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें जिसमें इस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट POP बनाता है ना।
ये सफ़ेद चूर्ण जो जल मिलाने पर ये पुंज जिप्सम बनकर ठोस प्राप्त कर लेता है। तो जितने चूर्ण ये होता है, इसको जल में मिलाने पर हाफ H2 तो ये जिप्सम मिल जाता है, CuSO4 में 2H2 बन जाता है। देखो यहाँ पे हाफ H2, यहाँ पे डेड डेड, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। यहाँ पे डेड और यहाँ पे हाफ है ना, और CuSO4 डॉट 2H2 बन जाएंगे, राइट। तो इसका यूज क्या है, प्रश्न और फिर इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जगह तो सही रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या का क्रिस्टलन का जल कहते हैं, राइट। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से होंगे। CuSO4 5H2O, क्रिस्टलन के जल में 5 अणु हैं, है ना। और Na2CO3 10H2O में क्रिस्टलन कितने 10 है। CuSO4 को 2H2O में क्रिस्टलन के जल के अणु कितने हैं 2। तो यहाँ से क्लियर पता लग रहा है 5H2 है तो 5 अणु, 10H2 है तो 10 अणु, और 2 है तो 2 अणु, राइट। अब ये मेरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है प्यारे बच्चों। अब इसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन दूंगा नीचे, जो आपको ये PDF में मिल जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इनके सारे आंसर जो अपन ने पढ़ाए हैं उनमें से ही रिलेटेड हैं। चींटी की डंक में कौन सा अम्ल होता है, अभी हमने पढ़ा था, मेथनोइक अम्ल होता है, जो फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। अंडे के छिलकों को नाइट्रिक अम्ल में डालने पर क्या होता है ना। एक लवण का नाम लिखिए जिसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। एक लवण का नाम लिखिए जिसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता है ना। बेकिंग पाउडर के द्रव्यों के नाम लिखिए, अभी पढ़ा है। पाचन क्रिया के दौरान उदर का pH कितना होता है, ये भी हमने पढ़ा है। सोने का घोलने के लिए कौन सा विलयन उपयोग में किया जाता है, ये भी पढ़ा। HCl अम्ल एवं धातु के विक्रिया के दौरान निकलने वाले H2 गैस का परीक्षण किस प्रकार करेंगे। जो पॉप टेस्ट पढ़ाया था मैंने, वो पॉप टेस्ट बताया था, उसमें अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है तो जलीय अवयवों की उत्पत्ति हो जाती है कि उनके अम्ल की वर्षा का pH कितना होता है, उस पर ये क्वेश्चन है ना। ये 10 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। फिर इसी प्रकार लघु और तृतीय प्रश्न 2 मार्क्स के होते हैं। ब्रिंजल क्लोरीन गेंद तेज क्यों होती है, ये वाले क्वेश्चन। नीले लिटमस दंत मंजन के अभी अभी पढ़ाए हैं अपन। बेकिंग सोडा ध्वनि उत्पन्न किस प्रकार किया है, मैंने वो तो बोला था ना कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसका पूछे गए तो फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, सूत्र कैसे किया जाता है, और उसका उपयोग। 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। दही और खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं, ये भी इससे रिएक्शन कर जाते हैं, है ना। ग्लूकोज एल्कोस अणु एच में होते हैं ये भी। और आप कोशिश करना इन सारे क्वेश्चनों को करने की। अगर कोई नहीं हो क्वेश्चन तो मुझे कमेंट करना और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, है ना। इनके कुछ के आंसर भी दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप इनको भी एक बार रिवाइज कर लेना और सारे कंप्लीट क्वेश्चन करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।